वो 70% थ्योरी पढ़ रहा है। हमारी पूरी इंडस्ट्री बेस करती है प्रैक्टिकल पे। आते हैं तो एक्टर हैं, और अगर जब उनसे पूछो कि भाई आपने ये ड्रामा देखा है, ये देखा है, तो उनको नहीं पता होता। लेकिन जो हमारे नई आने वाली अभी जो जनरेशन है, जो स्टार अभी बन रही हैं या बन गई हैं कुछ, उनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मेन लीड जो 4 5 6 हैं वो आपको उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि ये आर्टिस्ट अगर आप लेंगे तो ये हम अप्रूव कर देंगे। यहाँ ये है कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो मेरे साथ मौजूद हैं अयाज़ भाई का ताल्लुक बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से है, और मेरा इनका ताल्लुक तकरीबन 3-4 साल पुराना है। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट साथ में किए हैं, कुछ खुद प्रोड्यूस किए हैं जो कि आप जल्द देखेंगे। 2 शॉर्ट फिल्म हमने की हैं। लेकिन आज अयाज़ भाई मेरे साथ यहाँ पर एक एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं, क्योंकि ये वो वाहिद डायरेक्टर हैं जो कि अभी पाकिस्तान से बाकू गए थे, अज़रबैजान, और वहाँ पे एक लोकल प्रोडक्शन का ड्रामा जो डिजिटल का है वो इन्होंने डायरेक्ट किया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के जो फ्रेम्स होते हैं या जो तरीक़ेकार है ना उसको कैप्चर करने का ड्रामों को, वो बहुत उनको पसंद है। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान से एक बंदे को हायर किया जो कि अयाज़ भाई थे। तो अयाज़ भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं सर, कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सच बताएं, एक सवाल पूछूं आपसे। बिल्कुल। वहाँ पहुँच के ऐसा तो नहीं लगा कि यार इतनी सारी खूबसूरती देख के कि यार दूसरी शादी कर ही लेते हैं क्योंकि मुसलमान मुल्क है यार। बिल्कुल। तो आया होगा कहीं ना कहीं ख्याल? बिल्कुल आया ख्याल। बेगम से छुपाया आज देख लेंगी भाभी, ठीक है ना? क्योंकि भाई मेरे भी आया था, लेकिन बात ये कि मैं शादी से पहले गया था। हाँ बिल्कुल। तो खैर एनीवे, लेकिन हाँ, कैसी जगह है? बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो पाकिस्तान की कदर करने वाले लोग हैं। एक ऐसी वाहिद कंट्री जो सबसे ज़्यादा आपकी कदर करती है। यार मैं ये समझता हूँ 2017 में गया था मैं पहली दफ़ा, जब उस वक्त नया ट्रेंड चला था ना पाकिस्तान में कि भाई अज़रबैजान जा रहे हैं। खैर एनीवे, तो वहाँ मैं गया, मैं परेशान। मैंने कहा यार पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत कैसे हो सकती है? तो थोड़ा हिस्ट्री में घुसे तो पता चला कि जब ये मतलब सोवियत वॉर जो हुई थी उसमें जब ये एक अलग स्टेट बनी थी जो कि रशिया की स्टेट्स के अंदर थी सारी, जैसे कश्मीर वगैरह का इस तरह के डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे, तो ये छोटी छोटी स्टेट्स बन गई थी। उसमें पाकिस्तान पहला था जिसने इसको रिकग्नाइज़ किया था, मतलब कि हाँ भाई हम इनको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों की बड़ी रिस्पेक्ट है। इसके अलावा जब मैं सेकेंड टाइम गया तो मैंने देखा वहाँ पे बड़ी स्कैम हो रहे हैं भाई, पाकिस्तानियों के साथ भी हो रहे हैं, और पाकिस्तानियों से भी अब वो थोड़ी सी ना वो वाली हो गई कि हाँ भाई क्या मसला है, जैसे तुर्की में हुआ, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी। तो खैर इस पे तो हम अलग बात करेंगे। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना अर्सा रहे वहाँ पे? मैं 3 months रहा हूँ प्रॉपर, और कंटिन्यू शूट ही किए। 10 से 15 दिन ऐसे थे कि जिसमें हम फ्री थे। अच्छा। लेकिन मैं बाकू में नहीं था, मैं था शेकी में। शेकी इसके कोई विलेज है, 6 hours की ड्राइव। अच्छा, वहाँ बाकू से? अच्छा। कश्मीर की तरह है बिल्कुल। बिल्कुल विलेज है। तो वहाँ हमने शूट की, एक्सपीरियंस अच्छा रहा वहाँ। बस ये है कि इस तरह के मतलब कि वहाँ के जो डिसिप्लिन है ना वो बहुत है। डिसिप्लिन, शूट पे डिसिप्लिन बहुत है। पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। बहुत फ़र्क है पाकिस्तान से। और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब टाइम पे आते हैं। सुबह 7 बजे का कॉल टाइम होता है तो 7:30 पे सब रेडी होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है, 3 घंटे वेट, जो यहाँ पाकिस्तान में होता है। जो यहाँ तो हमें 4 घंटे वेट। कमर्शियल की शूट पे सुबह 6 बजे बुला लेते हैं। सुबह 6 बजे बुला लेते हैं, और शूट स्टार्ट हो रही है दोपहर 3 बजे 4 बजे। हाँ, लेकिन वहाँ ड्रामे की शूट चले, कमर्शियल की शूट पे तो फिर भी ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट को अच्छा अमाउंट मिल रहा होता है, वो कोशिश करता है कि वो जल्दी आ जाए। लेकिन ड्रामे की हमारी शूट का यहाँ का कॉल टाइम होता है सुबह 10 बजे का, और 12 से 1 बजे शूट स्टार्ट होती है। 3 से 4 घंटे ज़ाये होते हैं मेकअप में, ट्रैवलिंग में, कपड़ों में, मेकअप में, सबसे ज़्यादा मेकअप में। लेकिन उधर 7:30 आर्टिस्ट रेडी है और सीन भी याद है, पहला सीन ही 1 टेक है। तो इसलिए हमने जो 64 डेज शूट किया, 64 डेज शूट में हमने 36 एपिसोड्स किए, 85 मिनट का एक एपिसोड। यहाँ वही सेम 100+ डेज में जाता। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती, प्रोड्यूसर का पैसा बढ़ता, क्योंकि टाइमिंग नहीं है, प्रॉब्लम्स है। वहाँ 7 बजे का कॉल टाइम है, 6 बजे पैकअप मगरिब के टाइम पे। यहाँ हमारा कॉल टाइम अगर 10 बजे का है तो पैकअप होगा रात को 11-12 बजे, और फिर भी वापसी का तो नहीं है। जितने मैंने ड्रामों में काम किया कि वापसी में मतलब सुबह 10 बजे या 9 बजे बुला रहे हैं, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन वो हमेशा रात 1 बजे 2 बजे जाना पड़ता है। यही है बस। उसकी वजह से ये हमने 63 डेज में उसको पैक किया पूरा सीरियल, मतलब अच्छा शूट हुआ सब कुछ। बल्कि लास्ट 10 डेज हमारे बच गए थे। स्टार्टिंग के 5 डेज हमारे बचे थे रिहर्सल की, प्रॉपर रिहर्सल हुई, कैरेक्टर पे डिस्कशन हुई कि इसका क्या कैरेक्टर है, किसने कैसे परफॉर्म करना है। मतलब जब हम सेट पे पहुंचे थे तो सबको पता था हमने क्या करना है, सबको स्क्रिप्ट याद था
यहाँ ये होता है कि सेट पे आके पता सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है क्या करना है। हाँ, सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है, और वो भी कभी कभी बेचारे डायरेक्टर को भी नहीं पता होता, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता सीन है कौन सा, असिस्टेंट ने प्लान किया होता है। असिस्टेंट ने प्लान किया। तो ये फ़र्क था जिसकी वजह से अच्छा हुआ हमारा। अच्छा अयाज भाई, इसके ऊपर तो मैं आऊँगा थोड़ी देर में डिटेल में कि यार क्या कंपैरिजन है पाकिस्तान की प्रोडक्शन में और वहाँ पे, लेकिन दुबई रहे हैं आप काफ़ी टाइम? दुबई में कितना अर्सा? 8 साल रहा हूँ। 8 साल दुबई में? ऑन एंड ऑफ 8 साल आता जाता रहा हूँ, लेकिन 3 to 4 years। कितनी उम्र में गए थे? मैं उस वक्त था 21-22। और वहाँ पे क्या करते थे? स्टार्ट मेरा हुआ एज अ वीडियोग्राफर, एडिटर। सही है। और फिर ऐसा ऐसा एज अ डायरेक्टर, स्टार्टिंग एज एडिटर। अच्छा, नादानिया आपने एडिट किया है? नादानिया मैंने एडिट किया, पहला वाला सीजन? पहला सीजन। और दूसरा? दूसरा भी मैंने एडिट किया है। अच्छा, मेरे ऑफिस में हुआ है, लेकिन वो तो मतलब सुपरविजन में हुआ है। सुपरविजन में हुआ पहले तो खुद करते थे, अब तो टीम करती है Exactly, मतलब आप ही ने किया दोनों। अरे हाँ, वाह, नादानिया वो जो आके एक शॉट आता था ढन ढन डाक ढड़ा, सब यार नादानिया के एक्सपीरियंस मैं आपसे पूरा डिस्कस करूंगा। बिल्कुल। अच्छा खैर, दुबई में आप रहे 7-8 साल। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मीडिया के जो लोग हजराते हैं, जो मीडिया के स्टूडेंट हैं, यार मुझे एक बात समझ नहीं आती है अयाज भाई, लाखों बच्चा मीडिया साइंस पढ़ रहा है, क्या कर रहा है वो? मतलब यहाँ क्या करेगा वो? सारे मुल्क से बाहर जा नहीं सकते। बिल्कुल। पाकिस्तान में इतनी बड़ी प्रोडक्शंस होती नहीं है कि सबको खाना मिल जाए, मिसाल के तौर पे एक मुहावरतन मैंने कहा है। बिल्कुल। इसके अलावा वो क्या करेंगे? वो बेचारे दर बदर फिर रहे हैं। यूट्यूब पे भी उल जल्लू हरकतें हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है। ये सब आप और मैं देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जो पढ़ने लिखने के अलावा आपके काम है उस पर आपको पैसे मिल रहे हैं। अब आप पैसे कमा लो या अपना पैशन फॉलो कर लो, ये अलग मसले। तो आपको क्या लगता है क्या फ़र्क है यार मुल्क से बाहर जाके काम करने में और मुल्क में काम करने में? फ़र्क सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक तो ये जो जहाँ से बच्चा पढ़ कर आ रहा है ना, हमारी यूनिवर्सिटी से बच्चे जो पढ़ कर आ रहे हैं, वो 70% थ्योरी पढ़ रहे हैं। हमारी पूरी इंडस्ट्री बेस करती है प्रैक्टिकल पे। उसको पता ही नहीं है कि जब वो प्रोडक्शन करेगा, जब वो डायरेक्टर है या वो DOP है, जब वो सेट पे आएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। वो यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो आराम से अपना आएगा, आर्टिस्ट उसके हैं, वो फिल्म बना ली उसने, जो भी बनानी थी बना ली, लेकिन उसको ये बताया, उसको विजिट नहीं कराया जा रहा कि भाई नहीं ये नहीं है, दुनिया कुछ और है। जब जैसे ही वो आते हैं हमारी इंडस्ट्री में तो वो कुछ और देखता है। एक तो 4 मार्वल की फिल्म्स देख के लगता है कि यार अब हम बन गए, ये वाला डायरेक्टर, हम यही बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको जब फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम तो वो कर नहीं पाता। फिर जो हमारे वहाँ टीचर्स हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स हैं, उनको वो भी ज़्यादातर मैक्सिमम थ्योरी पढ़े हुए, उनको प्रैक्टिकल नहीं पता, वो सिर्फ समझा सकते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ही एक अलग ट्रैक पे है। ऐसा ही है। हाँ, जैसे अब या तो फिर आप बिलाल लशारी हो कि आपने बाहर से पढ़ा हुआ, फिल्म पढ़ी, 5 साल में एक बहुत बड़ी महंगी फिल्म आप बना लें, तो वो एक अलग ही तरीक़ेकार है। ऐसा ही है। और फिर हमारी इंडस्ट्री बेस भी बिल्कुल ही एक अलग ट्रैक पे, मतलब जैसे जामी भाई ने भी फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन जामी भाई की फिल्म्स एक अच्छी फिल्म थी, हॉलीवुड लेवल की फिल्म थी, लेकिन सबको समझ नहीं आती, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ऐसा ही है। तो वो भी कुछ चीज़ें हैं। तो दुबई में कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आप मतलब, यानी क्योंकि देखिए मैं भी वहाँ पे रहा हूँ, मैं तो 7-8 महीने रहा था और अभी भी मतलब जाना ना रहता है, लेकिन मेरा जो पहला मेरा था ना फोकस कि यार मैंने किस काम के लिए जाना है, वो तो मुझे लगा कि यार बहुत मुश्किल है अपना यूट्यूब वाला। क्यों मुश्किल नहीं है, लाइक स्ट्रगल काफ़ी है, खर्चे बहुत हैं। खर्चे बहुत यहाँ कम से कम स्ट्रगल के साथ खर्चे कम है एटलीस्ट, बिल्कुल ऐसे ही दुबई के मुकाबले। तो दुबई के एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब लाइक आपको कितना डिफरेंस लगा कि यार मीडिया इंडस्ट्री में वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस है या पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा है? पैसा जो है ना वो ज़्यादा बाहर ही है, पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं है, लेकिन सक्सेस ऐसे है कि वहाँ टाइमली सक्सेस है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल लगा लेते हैं और उसके लिए फिर आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा कि मुझे यही काम करना है, एज ए डायरेक्टर मेरा नाम चलेगा। आपको सब काम करने हैं स्टार्टिंग में, ताकि आप अर्निंग शुरू कर लें अपनी, ताकि एटलीस्ट आप अपने खर्चे पूरे कर लें। तो मैंने जब वहाँ स्टार्ट लिया था तो मैंने एज ए वीडियोग्राफर भी करता था, मैं एज एडिटर भी करता था, मैंने एज ए डायरेक्टर भी किए प्रोजेक्ट्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 1 ईयर मैं उस लेवल पे आ गया कि अब मुझे चूज़ करना पड़ रहा है कि यार मैं ये कमर्शियल ही करता हूँ, मेरे लिए ये वाली शूट ठीक नहीं है मेरे लिए। लेकिन हाँ, पैसा वहाँ मिलता है टाइम पे, और अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो उसका रिवार्ड भी मिलता है आपको कि हाँ यार ठीक है, आपने इतनी मेहनत की है। जब आप मीटिंग में जाते हैं तो वो आपको आपकी कहते हैं कि ठीक है यार आपने इतनी मेहनत की, हम आपको ये प्रोजेक्ट दे देते हैं। यहाँ ये है कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ जो पैसे भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, पैसे मिलते भी हैं तो फिर आपको और मजबूरी है कि क्या करें इसके अलावा, जिन्होंने सीखे अपने पूरा करियर लगाया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। अब जितने भी हमारे जो नए, जैसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं हमारे जो 2-3% डायरेक्टर्स जो बाहर काम करें इंटरनेशनल मार्केट के लिए, जो नए जितने भी डायरेक्टर्स आज जो 5-6 साल पुराने डायरेक्टर्स उठा रहे हैं, वो उन्हीं प्रोडक्शन हाउसेज में जॉब पे हैं, सैलरी पे, और वो काम कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली उनको सैलरी चाहिए।
उनको अपना घर सेव करना है। मेरा या मुझ जैसे ऐसे डायरेक्टर्स का हम बच इसलिए जाते हैं कि हमें पता है कि यार मेरा छोटा सा कोई बिजनेस है, मुझे पता है एक अमाउंट मुझे पर मंथ आ रहा है, तो मैं क्रिएटिव सोचने लग जाऊँगा। लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे ये सैलरी लेनी है और मुझे 2 महीने के बाद ये प्रोडक्शन हाउस निकाल देगा, तो मुझे जो स्क्रिप्ट मिलेगा, मुझे जो आर्टिस्ट मिलेगा, मुझे जो लोकेशन मिलेगी, मैंने वो जाके शूट कर देना है। ऐसा ही है। और उसी पैटर्न पे करते हैं जिस पैटर्न में मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है, तो क्रिएटिविटी तो कहीं नहीं रही। अच्छा यास भाई, अगर कंपैरिजन मैं करूँ पाकिस्तान की प्रोडक्शन का और अज़रबैजान की प्रोडक्शन का, कितना डिफरेंस है, क्या तरीक़ेकार है, किन चीज़ों में वो आगे हैं, किन चीज़ों में वो पीछे? डेफिनेटली किसी चीज़ों में तो होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ड्रामे वर्ल्ड वाइड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना? तो कुछ बताएं, थोड़ा सा कंपैरिजन करें, क्या है, साथ में चाय भी पीते रहें आप और ये सारी चीज़ें भी खाते रहें। हमारा जो प्लस पॉइंट है ना, हमारा जो इंडस्ट्री का जिस पे वो लैग करते हैं, अगर बाकू की इंडस्ट्री की बात करूँ, वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है, हम ज़्यादा स्ट्रांग है टेक्निकली। फ्रेम, लाइटिंग में हम मेहनत करते हैं। हाँ, जुगाड़। हमें पता है कि हम टाइम लगाते हैं, उनके डीओपी इतना टाइम नहीं लगाते, क्योंकि हम वहाँ मैं वहाँ फंस भी गया था उनके डीपी के साथ, क्योंकि वो फ़ौरन से एक फ्रेम बना के खड़ा हो जाता था। हम सोचते हैं डीओपी के साथ, नहीं यार ये बना लेते हैं, यार यहाँ से लाइट। मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो अगर हम सीरीज़ शूट करते हैं, जो सारा सीरीज़ आपने की है। हाँ, जो सीरीज़ की नहीं, जो मैंने यहाँ भी सीरीज़ की है, सही है, उर्दू फ्लिक्स के लिए जो सीरीज़ की है, उसमें भी हमने बड़ा टाइम लगाया था। मतलब यार ये लाइट, उसकी आर्ट पे काम करना, उसके कॉस्ट्यूम्स पे काम करना, कैरेक्टर पे काम करना, उसकी लाइट की फील बता देना कि यार ये लाइट की फील होगी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ उनके लिए वो नॉर्मल है। मतलब उनके जो मैंने देखी थी कि टेक्निकली वो इतने स्ट्रांग नहीं है। टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग है, हमें पता है कौन सा कहाँ लेंस लगाना है, हमारे डीपी को पता है। हाँ, वो मेहनत करते हैं, हमारे डीओपी हैं बहुत, कहाँ पे क्रेन चलेगी, कहाँ पे जिग चलेगी, कहाँ पे स्लाइड चलेगी, ये भी एक बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है। ये स्टोरी टेलिंग, मतलब ये स्टोरी टेलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ ड्रामों में नहीं होती, सीरीज में, फिल्म्स में होती है। यार मैं एक क्रेडिट छोटा सा देना चाहूँगा अयाज भाई, अपने जितने भी डीपी है हमारे हैं इंडस्ट्री के, ठीक है ना, 2-3 के मुझे नाम याद है, जल्दी से बताएं। शहरोज एक तेरा दोस्त, और एहसन रज़ा हो गया, सलार हो गया, और राना कमरान, अरे राना भाई तो भाई किंग है यार, छोड़े नहीं उनको कहाँ लगा रहे हैं, और बताए ना, छोड़े इधर। और जो है वो आमिर मुगल हो गया, आमिर मुगल भाई हो गया, ठीक है ना। ये सारे भाईजान शायद ये बेचारे थ्योरी में या इन्होंने पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बट टेक्निकली दे आर जीनियस। एग्जैक्टली। इनको आपने स्क्रिप्ट का बताना है कि भाई ये सीन हो रहा है कि कैरेक्टर 2 चलते हुए आ रहे हैं, और ये सीन होगा, ये वॉक करेंगे और यहाँ से एक बंदा आके आवाज़ देगा और ये चले जाएंगे। बिल्कुल। उस पूरे डीपी को ये सीन पता होगा कि कहाँ पे मैंने जिप लगानी है, कहाँ पे लगानी है। ये डायरेक्टर भी नहीं बताएगा, असिस्टेंट भी नहीं बता रहा, वो सीन पढ़ के खुद वो इतना पक्का होता है। कहीं फंसेगा तो बता देंगे, लेकिन उनको पता होता है कि हाँ भाई ये वाले में जिप लगा दो, ये वाला सीन इस इमोशन के साथ आ रहा है। तो भाइयों, आप लोग बहुत जीनियस हैं, और आप लोगों ने ही पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को वो परवान चढ़ा के रखा हुआ है। तो ये जैसे एहसन हो गया, सलार हो गया, ये लोग वो डीपीज़ हैं जो कि आने वाले, मतलब अगर हमने नेटफ्लिक्स पे जाना है ना फॉर एग्जांपल, तो ये आराम से जा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है स्टोरी टेलिंग क्या है, इनको पता है कि कैसे क्रिएटिव शॉट्स लेने हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट से काम करवाना आता है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट से भी काम कराना आता है, और इनको ये पता है कि हम वो जो क्वालिटी है नेटफ्लिक्स की, जो रिक्वायरमेंट्स वो भेजते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, ये आराम से कर सकते हैं। सही है। ये वाले जो डीपी हैं, इस पे तो ये तो मैंने साथ काम दोनों के साथ किया, एहसन के साथ भी किया, सलार के साथ भी किया, दोनों ग्रेट है। सही है। लेकिन अब वहाँ जो प्रोडक्शन में फ़र्क है हमारी और इनकी इंडस्ट्री में, बाकू की इंडस्ट्री में या दुबई की इंडस्ट्री में, दुबई को ले लें, मैंने दुबई में भी शूट्स किए हैं, वो सब डिसिप्लिन का फ़र्क है बस। अगर मैंने 7 बजे का कॉल टाइम दिया है, तो 7 बजे आर्टिस्ट बैठा हुआ होगा सेट पे, और रेडी बैठा हुआ होगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर प्लीज़ मेकअप, चाहे वो कितना बड़ा सुपरस्टार है, कितना बड़ा, वहाँ की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी, वो 7 बजे 7:30 वो सेट पे होती है। 7:30 सेट पे होने के बाद वो अपना मेकअप खुद करा रही होती है, वो अपने कपड़े उसको पता होते हैं, मैंने ये ड्रेस पहनना है, और मुझे मेरी मूव्स पता हैं, मैंने कहाँ खड़े होने पहले से ही पता है कि मेरे डायलॉग्स क्या है, मेरी लाइंस क्या है, और वो सीआर भी खुद कर रहे होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं जाता यार प्लीज़ आए ज़रा आप बातें कर रहे हैं, आप जो है ना अपना सीआर कर लें, आप सीन वो रिहर्सल कर लें। तो ये एक प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से वहाँ की प्रोडक्शन फास्ट हुई। जब प्रोडक्शन फास्ट हुई, सीन ज़्यादा हुए, क्रिएटिव निकले, हमने सोचना शुरू किया कि यार इसको एक दफ़ा और कर लेते हैं शूट। जब हम यहाँ प्रेशराइज होते हैं, जब आर्टिस्ट आते ही 2 बजे, 3 बजे आर्टिस्ट आ रहा है या 1 बजे आर्टिस्ट आ रहा है, और फिर 1 घंटा मेकअप में लगा रहा है, तो इतना प्रेशराइज हो जाता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, वो कहता है बस निकालो, क्रिएटिव नहीं सोचो, आप निकाल दो। कोई सबसे खूबसूरत मोमेंट बताएं मुझे अपने इस वाले एक्सपीरियंस की। खूबसूरत मोमेंट इस वाले एक्सपीरियंस की यही थी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये था कि हर जगह जब भी मैं सेट पे जाता था, मतलब एक दफ़ा मैं कमीज शलवार पहन के चला गया सेट पे, जैसे मतलब कमीज शलवार और
ये जो हमारी खेड़ी चप्पल होती है है वो पहनते पेशावरी। हैं। तो वो सब बड़े से बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है, प्लीज एक पिक्चर लेनी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, एक पिक्चर हैं, लेनी है, अरे पाकिस्तान वाह। जिंदाबाद। तो वो उन्होंने तो बड़ा मतलब कि मतलब शलवार कमीज की शलवार पावर। कमीज पे, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, खान वाह। साहब को भी देखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, वो बड़ा अच्छा, praise- बहुत फैन है वहाँ के। बहुत फैन है कि मतलब इमरान खान तुर्की में भी देखा मैंने। तो वो उस पे ये है कि उन्होंने पिक्चर्स भी ली, उन्होंने वो भी किया। और जब एक दफ़ा जब जो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, जब पूरा सीरियल हमने कंप्लीट किया तो सब लोगों ने एक डिनर प्लान किया, सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग रेडी थे, मुझे नहीं पता था कि डिनर प्लान हुआ, बस मुझे कहते एक नॉर्मल डिनर है। तो जैसे दरवाज़ा खुला, मैं एंटर हुआ, सब खड़े हो गए, क्लैपिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, क्योंकि 75 to 80 डेज़ का प्लान था, हमने 63 डेज़ में कंप्लीट कर दिया था, जिसपे प्रोड्यूसर को भी 10 डेज़ का प्रॉफिट हुआ, उसको खर्चा नहीं हुआ, उसका वो बचा, और हमने भी अच्छा काम किया। तो उसमें ये है कि रिस्पेक्ट हुई, हमारी इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट हुई कि हमारी इंडस्ट्री में इस तरह काम होता है, हमारे डायरेक्टर्स अच्छा काम करते हैं। और आगे के लिए भी वो जब हायर करेंगे यहाँ से डायरेक्टर्स, तो यही सोच के करेंगे कि नहीं, यहाँ से हमने पहला प्रोजेक्ट किया था वो कंप्लीट हो गया, छोड़ के नहीं भागा कोई डायरेक्टर है। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, शेड्यूल पूरा हमने बनाया था, उनका शेड्यूल नहीं था। अच्छा, हमारे शेड्यूल पे वो चल रहे थे। तो एक वो भी कॉन्फिडेंस था कि यार पाकिस्तान से हमने असिस्टेंट हायर किया, डायरेक्टर हायर किया है, तो हमने पूरे टाइम पे शूट भी की है, अच्छी भी की, और वो सेटिस्फाइड भी है, चैनल को भी पसंद आई है। अच्छा अयाज भाई, बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि भाई इस शोबिस इंडस्ट्री में आना है, एक्टर बनना है। क्या सीन होता है, कोई बंदा कैसे बने एक्टर, और अगर जो लोग आते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, कुछ शेयर करें ताकि नए लोग आने वाले देख सकेंगे भाई क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो ये कि पेशेंस रखना पड़ेगा, कि आपको सब्र करना पड़ेगा कि आप एक रात में या 2 रात में या 1 महीने में एक्टर बन के हिट नहीं हो सकते। ऐसा ही है, आपको देखना पड़ेगा क्या कमियां हैं मेरे अंदर, और सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी आप एक्टर नहीं है। कि हर कोई आता है तो वो बन के आता है कि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मेरी तारीफ इंट्रोड्यूस ये करता है मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग आती है और मैं सब कुछ कर लेता हूँ। और जैसे ही कैमरे के सामने वो खड़ा होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि भाई आपको कैसे लगा कि आप एक्टर हैं, तो भाई मेरे दोस्तों ने बताया, मेरे घर वालों ने, मैं बड़ी एक्टिंग अच्छी एक्टिंग करता हूँ, और अपने वीडियो बना के और खुद देख के ओवर कॉन्फिडेंस किए, तो मैं ये तो कुछ भी नहीं कर रहा जो मैं देख रहा हूँ, इतना अच्छा एक्टर, ऐसा तो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। या टिकटॉक पे आजकल टिकटॉक पे सबसे मेन एक्टिंग का एक मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है डायलॉग डिलीवरी, आपकी वॉइस ट्रेनिंग। तो वॉइस ट्रेनिंग होती, टिकटॉक पे वॉइस होती नहीं है तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही जब तक आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, जब तक आपकी वॉइस, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दे रहे होते हैं कुछ लोग, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दे रहे होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन के साथ वॉइस मैच करनी चाहिए। वो लिंक, अगर वो सिंक नहीं है वॉइस, और अगर आप बीट पे नहीं है तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते। आपको अच्छा, यही वजह होती है कि बहुत सारे मॉडल्स जो होते हैं, स्पेशली मेल मॉडल्स, वो एक्टर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी आवाज़ मैच नहीं करती उनकी पर्सनैलिटी से। और फिर उनको ट्रेनिंग, वॉइस ट्रेनिंग भी नहीं ली होती। इसमें वॉइस ट्रेनिंग है, आप वॉइस ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप जो है वो उस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं। आप पुराने मोइन अख्तर साहब के जो ड्रामे हैं वो अगर आप देखेंगे उनके, और वो मैच करेंगे उनके साथ कि वो जो डायलॉग डिलीवरी उर्दू में दे रहे हैं वैसे ही आप दे के मैच करें, तो आप ये कर सकते हैं। सब यार आपने बहुत प्यारी बात की है, पुराने एक कंटेंट से रेफरेंस। अगर मैं कहूँ कि वाकई में लोगों को ना नए आर्टिस्टों का पता ही नहीं है, लोग एक्टर बन के आए हैं, पहली बात, बिल्कुल, मतलब आते हैं तो एक्टर हैं, और अगर जब उनसे पूछो कि भाई आपने ये ड्रामा देखा है, ये देखा है, तो उनको नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसे। अनकही, तन्हाइयाँ, इसके अलावा धूप किनारे, एक और था आगोश, अंधेरा उजाला, ठीक है ना, कही अनकही, ठीक है ना, मतलब हज़ारों ड्रामे। और उरूसा एक ड्रामा था बड़ा ज़बरदस्त। खैर एनीवे, लोगों को आर्टिस्टों के नाम नहीं पता होता। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में ना एक इत्तेफाक ऐसा रहा, क्योंकि मैं आर्ट काउंसिल बहुत जाता रहा हूँ, मेरे मामू काफ़ी वहाँ पे रहते थे सरगर्मियों में, तो मेरा ना बचपन से ही वहाँ पे बड़ा जाना हो रहा है। तो मैं जिन भी आर्टिस्टों से मिलता था ना, अब मैं बड़ा हो गया ना, तो अब मुझे इस इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत पता है। तो अब मैं कहीं भी मिलता हूँ ना, तो एक तो एटलीस्ट मेरे पास अपनी पहचान है, और दूसरा जब मैं उनसे जाके मिलता हूँ तो उनको एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये जनरेशन यानी जो हम हैं वो हमसे मिल सकती है या हमें जो है ना पहचान सकती है, क्योंकि उनको तो वही पुराने लोग जानते हैं जो शायद रहे नहीं रहे या चले गए या कहीं और हैं। तो उनके साथ ना बड़ा एक ताज्जुब वाला सीन होता है कि भाई ये जनरेशन हमें जानती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब हम देख के बैठे हैं, हमारे घर में चलते थे ड्रामे। टीपू सुल्तान एक ड्रामा था, उसमें थे वो काजिम करके नाम है उनका ना, क्या नाम है, काजिम ताहिर नहीं, ताहिर काजमी करके कुछ नाम है उनका शायद। तो वो मैं उनको जानता था। अब मैंने एक ड्रामे में काम किया उनके साथ, शॉर्ट फिल्म थी, तो उसमें मैं उनके साथ काम कर रहा, तो मैंने उनको बताया, मैंने सर मैं आपको इस टाइम से जानता हूँ। तो थोड़ी देर के ना वो रहा, बोला अरे यार मुझे तुमने क्या याद दिला दिया, टीपू सुल्तान। मैंने सर आप टीपू सुल्तान हैं, और मैं यकीन करें आप मेरे हीरो थे। बचपन में हम देखते थे, 7 बजे आता था PTV पे। मतलब मैंने उनको जब ये सारी चीज़ें बताई
तो ही वाज लाइक कि यार वाह भाई, तुम तो भाई माशाल्लाह तुमने देखा हुआ यार। और उसमें ये भी है कि जैसे मैंने जैसे जावेद शेख के साथ एज ए डायरेक्टर, मैंने जावेद शेख साहब को डायरेक्ट किया है, मैंने शबीर जान साहब को डायरेक्ट किया है, ठीक है, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। तो वो जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं और जो हमारी नई जनरेशन है, उनमें फ़र्क ये है कि वो डिसिप्लिन है। शेख साहब एक साथ, मैंने अभी टेलीफिल्म शूट की थी, उसमें शेख साहब थे, जो उनको टाइम दिया था उस टाइम पे वो आ गए और सुबह 6 बजे तक वो पूरी शूट करवा के गए हैं। आखिरी शॉट पे भी उन्होंने ये कहा है कि बेटा सोच, अगर देख लो कुछ बाकी रहता है तो मैं रुक जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है लेकिन मैं अपना शॉट पूरा देके जाऊँगा। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो आज के हमारे नए लोग हैं, जो कि एक्टर आजकल हैं, तो वो सेट छोड़ के चले जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होके काम छोड़ के चले गए। तो ये एक अच्छा बड़ा स्टार बनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन में आना पड़ता है। शूट छोड़ के चले जाते हैं, इस टॉपिक पे मैं ज़रूर आऊँगा, आपसे लाजमी पूछूंगा। आर्टिस्ट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों में आर्टिस्ट का नाम लेना चाहिए। आपने शेख साहब की बात की, एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। शेख साहब का मेरा एक्सपीरियंस था, 2-3 एक्सपीरियंस रहे मेरे, लेकिन एक मेरा बड़ा अच्छा रहा। जियो पे एक ड्रामा बना था नन्नी, जिसमें सजल थी और ये था हसीब हसन डायरेक्टर थे, और नन्नी में इसमें यानी कि ये थी सजल थी और अपना ये था शेरो सब्जवारी और शेख साहब थे। यार अयाज भाई पता नहीं कौन सा एरिया था पुराना रेलवे का, जो केमाड़ी की तरफ जाके ना, जहाँ पे वो मालगाड़ियाँ जाके डंप होती हैं या वहाँ पे माल लोड होता था, उस जगह का कोई पुराना एरिया था। वहाँ पे शूट हो रही है ट्रैक्स के पास, और कोई एक मोहल्ला है, कोई चाल टाइप की जगह है वो, जैसे इंडियन फिल्मों में हमने देखी है। वहाँ पे वो शूट का सेट था, सारा था। शेख साहब आए थे तकरीबन 11-12 बजे जब उनका शूट स्टार्ट हो रहा था। तो उस वक्त ना तकरीबन 1:30 बज रहा था या 12:30 हो रहे थे, और उस वक्त वो हो रहा था खाने का सीन, लंच का। तो लंच में आपको पता है कि यार जो मेन आर्टिस्ट होते हैं उनका अलग खाना आता है, बिल्कुल, और जो हम एक्स्ट्राज या सपोर्टिंग वाले इधर उधर के जो फिर रहे होते हैं और असिस्टेंट वगैरह, इनका एक अलग आ रहा होता है। यार उस बंदे ने ना हमारे साथ पता है कहाँ पे खाना खाया है, जहाँ पे वो बिछा के ना, दरी बिछा के, सारे वो दस्तरखान बिछा के, ज़मीन पे बैठ के उस बंदे ने तंदूर की रोटी, चनों का सालन था चिकन के साथ, और एक मेरे ख्याल से शायद कोई सब्ज़ी थी और चावल थे, ठीक है ना, और मतलब जो इस तरह का खाना आता है घर से बन के, वो उस बंदे ने खाया। और वही हमारे कुछ और आर्टिस्टों के लिए इधर उधर से आ रहा होता है, ब्रांडेड खाना जिसको आ रहा होता है, थोड़ा लेट भी हो जाता है तो वो शूट रोक देते हैं। ऐसी थोड़ी ना बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। इतना बड़ा काम उन्होंने इंडिया में जाके भी किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और किसी भी फिल्म में देख लो यार, शेख साहब जान है, बिल्कुल ऐसे, मतलब ड्रामे में काम करते हैं, ड्रामे के हो जाते हैं, फिल्म में काम करते हैं। शेख साहब हो गए, सबा कमर हो गई, जितनी हमारी बड़ी स्टार्स हैं ना, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम 70-80%। लेकिन जो हमारे नई आने वाली भी जो जनरेशन है, जो स्टार अभी बन रही हैं या बन गई हैं कुछ, उनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत कुछ मैंने बर्दाश्त किया है। अच्छा भाई, एक वाक़या होता है एक ड्रामे की शूट के ऊपर, ठीक है ना, जो एक हमारी आर्टिस्ट हैं वो शूट छोड़ के चले गए, मतलब लाखों रुपया करोड़ों रुपया आपका प्रोडक्शन पे लगा हुआ होता है दाव पे, और एक आर्टिस्ट आपका शूट छोड़ के चले जाए। तो ये सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आर्टिस्ट का नाम हम नहीं ले रहे, थोड़ा सा बस आपको बता दें कि एक छोटी सी हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है उनकी माशाल्लाह से, और नखरे भी मैंने सुना है काफ़ी हैं उनके, जो इंडस्ट्री में सुनते हैं। लेकिन क्या सिनेरियो हुआ, क्या था, थोड़ा सा बताएं। नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी का नाम लेना। एनीवे खैर, मैं एक सीरियल शूट कर रहा था कश्मीर में, उसमें जो है वो सारे अच्छे बड़े सेलिब्रिटीज़ थे और मैं एज अ डायरेक्टर कर रहा था। हमारी शूट ये था कि स्टार्ट, मतलब हम शूट पे जाने वाले थे, अपने होटल से निकल के बस शूट पे जाने वाले थे। तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको कॉल आती है कि फला आर्टिस्ट नहीं है। हाँ, फला आर्टिस्ट नहीं है कि वो आर्टिस्ट का जो रूम है वो आज मतलब कि जिस होटल में वो रुकी हुई है वो आज लास्ट डे है, वो भूल गए थे बेचारे प्रोड्यूसर कि उसको एक्सटेंड कराना। ओह अच्छा अच्छा। तो वो आज लास्ट डे है तो आप उसको जो है वो एक्सटेंड करा दें। तो अब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने कॉल की होटल में, पीसी होटल में, तो उन्होंने कहा कि आज तो अवेलेबल नहीं है, अब ये तो आपको जो है वो पहले से करना था क्योंकि यहाँ कोई डेलीगेशन आया हुआ है। तो अब जब उन आर्टिस्ट को ये बताया गया कि यार आप ये वाला आज अवेलेबल नहीं है, हम आपको दूसरा कोई बड़ा अच्छा होटल करा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा उसी के हाँ मतलब अच्छा होटल बड़ा जो आप कहेंगे हम वो करा देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सही है, फेयर है ना, नहीं अच्छा मुझे अगर ये होटल जब तक एक्सटेंड नहीं होगा मैं सेट पे नहीं आऊंगी। अच्छा, शूट ड्रामे की स्टार्ट हो चुकी थी, शूट मतलब अभी हम कौन से सब जाने वाले थे शूट पे, सुबह का टाइम था। नहीं मतलब यानी कि कितना ड्रामा शूट हो चुका था? 40% ड्रामा शूट हो चुका था, आधा यानी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, आधी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और बीच में लटके हुए थे। और कश्मीर में पूरा शूट था और बड़ा काफी हैवी इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ तो रस्तों में इक्विपमेंट लेके जाना ही बड़ा मुश्किल है और एक दिन के लाखों रुपए उनके लग रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो उनको ये सब बात पता थी। तो फिर मैं उनसे, उन्होंने, वो बेचारे परेशान हो गए प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। तो मैंने उनको कहा यार आप एक काम करो, पीसी में दोबारा कॉल करें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, ये चली जाएगी, मुझे पता है मैंने साथ काम किया है। तो उन्होंने कॉल की, तो पीसी वालों ने कहा कि यार हमारे पास एक स्वीट रूम जो होता है ना उनका बड़ा, वो अवेलेबल है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब 3 गुना 4 गुना ज़्यादा उसके प्राइस से पर डे। तो इन्होंने कहा यार तो बहुत महंगा है। मैंने कहा आप करवा लें, क्योंकि आपकी जो पर डे कॉस्ट है वो इससे भी ज़्यादा है, तो अब वो नुकसान बचाने के लिए एक दिन के लिए करा लें। उन्होंने बुक करा दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम करा देते हैं। जैसे ही उन्होंने बुक कराया है वो गुस्से में चली गई है कि आपने लेट क्यों कराया। वहाँ नीचे उनका प्रोडक्शन की गाड़ी खड़ी हुई है, उन्होंने टिकट कराई, वो कराची आ गई। सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं सेट के ऊपर कि अभी आएंगे तो हम शूट शुरू करेंगे, हमारी 5-6 दिन की शूट बाकी है। वो कराची आ गई, नंबर बंद कर दिया, हमारी शूट कैंसिल हो गई। तो ये तो सिचुएशन है यहाँ की, मतलब एक छोटी सी बात पे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सिनेरियो तो हो गया, हाँ ठीक है यार, ये कोई इसका पूछने वाला है, हिसाब किताब रखने वाला कोई ऐसा है, कोई अदालत या इस तरह की कि भाई एक बंदे का करोड़ों लाखों रुपया लगा है और एक किसी आर्टिस्ट की ईगो के चक्कर में वो बर्बाद हो जाए तो कौन जिम्मेदार हो? कितने लाखों मतलब हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाए, क्योंकि भाई अगला बंदा नुकसान करेगा प्रोड्यूसर, तो कहाँ से अगला प्रोड्यूस करेगा। और नहीं, फिर दूसरा ये है कि वो प्रोजेक्ट 1 साल तक रुका रहा, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर वो अभी स्टार्ट हुआ है आई थिंक दोबारा। और कितने लोगों के पैसे फंसे होंगे, कितने लोगों के पैसे फंसे। फिर वहाँ जो सारे लोग थे, जो स्पॉट बॉयज थे, जो लाइट मैन थे, उनका सबका नुकसान हुआ, डीओपी का नुकसान हुआ, क्योंकि सबकी एक पता होता है ना कि 70 डेज का प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ से पेमेंट आनी है, तो वो साल के लिए रुक गया। बेचारा यही बोलेगा कि भाई तुम्हारे सामने ही मैं क्या करूँ। प्रोड्यूसर का भी प्रॉब्लम हुआ चैनल के साथ। अब प्रॉब्लम यह चैनल का भी है, क्योंकि चैनल ने ही डिमांड की थी हमें ये चाहिए। अब चैनल को समझाया जब जाता है कि सर ये आप दूसरा ऑप्शन ले लें, नहीं ये चाहिए क्योंकि हमारी रेटिंग आएगी, हमारी डिमांड है, हमारी रेटिंग आएगी। लेकिन उनको चैनल को ये बात नहीं पता कि प्रोडक्शन के अंदर कितने प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई आपको हैंडल तो प्रोड्यूसर करता है, चैनल तो डिमांड दे देता है कि ये चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर जब हैंडल करते हैं तो उनको पता होता है कि हम चैनल ने डिमांड की हुई, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। अच्छा खैर है, नहीं भाई ये तो हो गया। बाद में क्या हुआ, कुछ पूछा किसी ने? बाद में ये हुआ कि एक्शन लिया गया, बाद में केस तक में बात गई। और फिर देखें इन द एंड जो है, जब एक प्रोड्यूसर की जो है वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लग चुकी है, तो उसको सुलह ही करनी है। कोई और ऑप्शन नहीं है कि उसको कहेगा ठीक है मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपका 40% प्रोजेक्ट कश्मीर में शूट हो चुका है। उसको अगर उसको निकालते हैं तो उसको दोबारा लड़की को ऐड, कोई नई लड़की ऐड करेंगे तो वो सीन शूट करने पड़ेंगे। फिर उनके साथ जो जुड़े हुए आर्टिस्ट जिनकी डेट्स ली हुई हैं, एक आर्टिस्ट थी जो अमेरिका से आई हुई थी, सिर्फ अपनी डेट्स दे के यार इस वाले स्पेल में मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, उनका काम भी रुक गया। 2-3 हमारे बड़े आर्टिस्ट थे यहाँ के, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा तो सब कुछ पता चल जाएगा वो कौन है। यहाँ के आर्टिस्ट थे हमारे कराची के, तो उन लोगों का भी काम रुक गया। तो लेकिन अब उनकी डेट्स आगे किसी और चैनल प्रोडक्शन हाउस के पास थी, तो वो 1 साल तक प्रोजेक्ट रुका रहा। तो 1 साल के बाद वो स्टार्ट हो, किसी और ने डायरेक्ट किया, कि मैं उस वक्त बाकू में था, डायरेक्टर चेंज हो गया ऑब्वियसली, मेरी भी डेट्स, तो वो अभी कंप्लीट हुआ है शायद आफ्टर 1 ईयर। तो ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं। जैसे मेरी एक और सीरीज़ थी जो मैंने की थी एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें भी यही था कि मतलब हमारा कॉल टाइम 4 बजे का होता था, हमें क्योंकि पूरी रात की कहानी थी, तो आर्टिस्ट 4 बजे जब आती थी तो 1 घंटा उसका मेकअप होगा, मगरिब के बाद हमने शूट स्टार्ट करनी है। हमें पता होता था पाकिस्तान में 3 घंटे लगते हैं, तो वो आती ही 8 बजे थी, फिर 2-3 घंटे मेकअप में ले जाती थी, फिर सुबह 3 बजे कहती थी कि यार मुझे पैकअप कर दो क्योंकि मुझे घर जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बाहर कुछ ऐसा नहीं है। सही। तो इसीलिए हम क्रिएटिवली काम नहीं कर पाते। कभी प्रॉब्लम हो जाती है आर्टिस्ट की, कभी प्रॉब्लम कुछ और हो जाती है, कभी कुछ और हो जाती है। तो हम जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो हम इसीलिए नहीं कर पाते। हमारी इंडस्ट्री की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीओ भी बेचारा खड़ा होगा, प्रोड्यूसर बेचारा खड़ा होगा। मेन इशू आर्टिस्ट का आता ही आता है, जो कि नए आए हैं। सीनियर आर्टिस्ट बहुत ठीक हैं, 70-80% सीनियर आर्टिस्ट टाइम देते हैं, उनको पता होता है, उनको पेन होता है कि हाँ यार प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है। सही। तो ये एक सीन हुआ था मेरे साथ, काफ़ी पुरानी बात है, जब बिल्कुल ही नए शौक में जब हम काम करते थे ना, तो एक छोटी मोटी कोई शॉर्ट फिल्म बन रही थी, तो उसमें मुझे एक कैरेक्टर था सपोर्टिंग एक्स्ट्राज में जिसको कहते हैं ना, तो उसके लिए 2-4 घंटे का मेरा काम था। मैं गया वहाँ पे, तो कुछ सीनियर आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली नाम तो नहीं लूँगा मैं, तो आपको पता है वही खाने के सिनेरियो के ऊपर ना बड़े अच्छा ज़्यादातर मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि यार खाने के ऊपर ना पता चल जाता है इंसान को कि कौन किस लेवल का है। बिल्कुल ऐसे। तो वो आर्टिस्ट बैठे थे, वो डाइनिंग टेबल पे लगी हुई सारी ना, मुझे नहीं पता कि क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या है क्या नहीं है ना, कि भाई अब मैं वहाँ बैठा हुआ कुर्सी पे, तो खाना खा रहे हैं हम लोग,
तो मुझे थोड़ी देर के बाद ना 2-4 मिनट के बाद फील होने लगा कि यार शायद ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ना ये अनकंफर्टेबल हो रही है ना, मतलब ऑकवर्ड सी कुछ चल रही है या ना कुछ यूं कुछ इशारों में बातें चल रही है ना। यार मुझे उस वक्त इतना बुरा लगा और मुझे ये लगा कि शायद ये लोग, वो था ना कि आपने इंप्रेशन ये दिया कि यार मैं कोई बहुत नीचे हूँ या मैं कोई पता नहीं कौन हूँ या अल्लाह माफ़ करे। तो मुझे बड़ा रोना सा भी आया कि यार ये क्या तरीका है, इतने बड़े लोग टीवी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये देखें रियल लाइफ में कैसे ना। तो मैं फिर क्या हुआ, मेरा दिल तो बड़ा कर रहा था कि यार मैं शूट छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार किसी से कमिटमेंट है। खैर हाँ, उस शूट के मैंने पैसे नहीं लिए थे, मैं पैसे लिए बगैर चला गया था। और हमारा क्योंकि एक्स्ट्राज वालों को ये होता है कि उसी वक्त ना शाम में दे देते हैं वो जो भी आपके 1000-2000 रुपये बनते हैं पर डे के ना। एनीवे लेकिन बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जब अभी मैंने शूट की है 64 डेज, ऐसा हुआ कि खाना सबने साथ ही खाया है और खाना साथ खाने के साथ साथ एक जगह खाना लग जाता था। सब लोग जाएंगे, अपनी प्लेट्स उठाएंगे, खाना डालेंगे, आएंगे, बैठेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, समझ कोई नहीं बड़ा छोटा, कोई किसी को लाके सर्व नहीं करेगा। बड़े से बड़ा स्टार जो है वो जा रहा था, अपनी प्लेट पिक करता, अपना खाना डालता, आके बैठता, खाना खाना शुरू हो जाता, कहीं भी बैठ सकता था वो। एक टेबल लगी हुई है, दो टेबल्स थी। एक ये जो इक्विपमेंट के टेक्निकल वाली टेबल्स पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठ के खा रहे थे, मैं भी वहाँ जाके बैठ के खा रहा था। मतलब ये सोच ही नहीं है, मतलब कि सोच ही नहीं है कि ये बड़ा है या छोटा है। तो हम तो बहुत ही आगे हैं ना इसमें। मतलब ये भी था। फिर जो वहाँ का एक चाय बनाने वाला लड़का था, उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट थी जितनी मेरी रिस्पेक्ट थी। मतलब उसको कोई चिल्ला के नहीं बुला रहा था, स्पॉट बॉय को कोई चिल्ला के नहीं बुला रहा था कि यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं करता कि तुम स्पॉट बॉय हो। वो एक हमारा टीम मेंबर था और जो है हम सब साथ काम कर। यही तो सक्सेस है ना, यही सक्सेस है ना, हर किसी की रिस्पेक्ट। अच्छा अयाज भाई, कोई बंदा अगर प्रोड्यूसर बनना चाहता है या कोई डायरेक्टर है या जिसने कोई स्क्रिप्ट लिखा है, वो ड्रामा बनाना चाहता है, पाकिस्तानी नेशनल टीवी पे चलाना चाहता है, ज़ीरो से लेके लास्ट स्टेप क्या है, किस तरीके से ये बिज़नेस रन होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, ज़रा बताएं। ड्रामा बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए जो कि जिसका वन लाइनर या उसके फर्स्ट ड्राफ्ट होने चाहिए, जो कि चैनल को देने पड़ते हैं फॉर अप्रूवल। चैनल को आप अप्रूवल के लिए दे दें। स्टोरी आपने बताई कि ये स्टोरी है, एग्जैक्टली, और ये अप्रूवल के लिए दे। सबसे फर्स्ट स्टेप में चैनल का जो कंटेंट डिपार्टमेंट है वो कहता है कि ये हमारे लिए अप्रूव है या ये अप्रूव नहीं है। जैसे आप तीन या 4 आप स्टोरीज दे दें ताकि आपकी एक अप्रूव हो जाए। सही है। जब वो अप्रूव हो जाती है तो सेकंड स्टेप आता है कास्ट का। कास्ट में ये होता है कि चैनल आपको बताता है कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, आप इसको देखेंगे पहले, और फिर आप जो सेकंड टियर वाली कास्ट है, सेकंड थर्ड नंबर पे जाती है, वो आप खुद देख लें और हमें आप ऑप्शन देते हैं। तो उस पर फिर पूरी जो है वो मेन लीड जो 4, 5, 6 हैं वो आपको उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि ये आर्टिस्ट अगर आप लेंगे तो ये हम अप्रूव कर देंगे। तो वो आर्टिस्ट से फिर बात होती है प्रोड्यूसर की। ऑब्वियसली वो बात करेगा, डेट्स लेगा, चीज़ें करेगा, उसके बाद वो एक प्रेजेंटेशन बना के दे देगा कि ये आर्टिस्ट मेरे इन कॉन्टैक्ट्स हैं और ये मेरे ड्रामे में आने के लिए तैयार हैं। फिर बात आती है कि कितने में चैनल खरीदेगा। चैनल बता देता है कि भाई इतने से इतने पैसे में दे सकता हूँ, या कभी कभी चैनल कहता है कि आप पायलट बना के लें। पहले ज़माने में वैसे होता था, पायलट बना के लें 2 एपिसोड का, फिर हम बताएंगे हम कितने में खरीदेंगे। तो आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल ऑलरेडी चैनल बता देता है कि इतने में आप बना लें, हम इतने आपको पैसे देंगे। इतने में बनाने से यानी पर डे कॉस्ट, पर एपिसोड कॉस्ट, मतलब एक एपिसोड की कॉस्ट, हम एक एपिसोड के आपको इतने पेमेंट कर देंगे। यानी कि आपने मिसाल तौर पे एक एपिसोड की आपकी कॉस्ट आ रही है 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल आपकी एक एपिसोड की कॉस्ट अगर 5 लाख आती है तो चैनल कहते हैं हम आपको 7 से 8 लाख रुपए दे देंगे। अच्छा, 2-3 लाख रुपए का फायदा है। 2-3 लाख का फायदा होता है, लेकिन उसमें ये है कि आप जब प्रोडक्शन पे जाते हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट हो ही जाता है। अगर आपकी प्रोडक्शन स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसमें से और पैसे बना लेते हैं। बना लेते हैं। यानी कि आपने 2.5 लाख प्लान की है और आपने 2 लाख में कर लिया, बिल्कुल, तो आपका प्रॉफिट है, तो आपका प्रॉफिट। और अगर आपने जैसे कम, चैनल आपको उतना ही देगा जो उसने कमिटमेंट किया, पहले आपने कॉस्ट कितनी कम की है। एग्जैक्टली, चैनल ने आपको उतने ही पैसे देने जो कॉन्ट्रैक्ट में हो गया। क्वालिटी वही होनी चाहिए, कास्ट वही होनी चाहिए, स्टोरी वही होनी चाहिए, एपिसोड की ड्यूरेशन वही होनी चाहिए। जब एपिसोड की ड्यूरेशन कम होगी, कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा या कास्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा, तो वो चैनल वहाँ पैसे काट लेगा। ड्यूरेशन के भी चैनल पैसे काट लेता है कि आपका एक एपिसोड कम हो गया तो पैसे काट लेता है। तो उसके बाद जो है वो फिर प्रोसेस आता है कि चैनल, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिटर्न पेमेंट कैसे आएगी। उसमें ये कि 90 डेज चैनल देता है। चैनल कहता है कि 90 डेज के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, जो कि जेब से प्रोडक्शन करनी है। जी, आपने पूरा ड्रामा अपनी पॉकेट से बनाना है। उसके बाद आपको 90 डेज का जो चैनल एग्रीमेंट करता है, तो वो 90 डेज 120-150 डेज पे भी जा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज पेमेंट कर। केस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। केस किया तो पेमेंट ही नहीं मिलेगी, आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। वजह ये है कि कुछ हाँ कुछ है नहीं ना आपके पास। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं है ना, ताकतवर वो लोग हैं। फिर हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक कोई ऐसा
वो नहीं है, जैसे एक यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन है यूपीए जिसको कहते हैं, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने ही पैसे निकाल सकें। कि मतलब यूपीए जो बनी हुई है, उस यूपीए के अंदर जो प्रोड्यूसर है उनकी अपनी पेमेंट चैनल में फंसी हुई है, वो नहीं निकाल पा रहे। वजह मतलब एक ऐसा टीवी चैनल इस वक्त, अभी एक ऐसा टीवी चैनल है आपका एंटरटेनमेंट का, जिसने 45 से 50 करोड़ रुपए देने कम से कम 15-20 प्रोड्यूसर्स के मिला के। सभी को पता नाम उसका, सबको पता है उसका नाम। मेरे दोस्तों की पेमेंट है, किसी की 3.5 करोड़ है, किसी की 4 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ है, किसी की 10 करोड़ है। और ये भी बता देता हूँ, उनकी डेथ भी हो गई है, उनके उस ऑनर की डेथ हो गई है बेचारे की। और जो अब उनके बेचारे बेटे हैं वो देख रहे हैं चैनल, लेकिन पेमेंट फंसी हुई है। और यूपीए जो आपका यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, वो लोग उनकी उसके अंदर जो प्रोड्यूसर है उनकी अपनी पेमेंट फंसी हुई है, वो निकलवा ही नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई लॉ नहीं है पेमेंट निकालने का। तो आपका जो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है वो तो मर गया ना। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ड्रामा बना ही नहीं सकता, क्योंकि जो 2-3 मेरे ऐसे प्रोड्यूसर दोस्त थे जिन लोगों ने अपने पैसे वैसे जमा करके कुछ प्रॉपर्टी सेल करके प्रोडक्शन हाउस बनाने की कोशिश की और ड्रामा बना लिया, वो डूब गए, खत्म हो गए बेचारे। अभी वो बिल्कुल रोड पे आ गए और वो अभी अपना वो जॉब कर रहे हैं, वो एज ए डायरेक्टर काम। मतलब इन शॉर्ट मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आप ड्रामा बनाना चाहते हैं और एक ड्रामा, एक एवरेज एक अमाउंट बताएंगे, एक अच्छा ड्रामा पाकिस्तान का सक्सेसफुल कितने तक में बन जाता है स्टार कास्ट के साथ? स्टार कास्ट के साथ ड्रामा अभी आज के दौर में अच्छा ड्रामा बनेगा कम से कम 15 लाख रुपए एक एपिसोड के अगर आप लगाते हैं, और अगर आपके 26 एपिसोड्स होते हैं तो आप इस हिसाब से लगा लेंगे। मेरे हिसाब से 5 करोड़ 6 करोड़ का ड्रामा बन जाता है, अच्छा स्टार कास्ट के साथ बन जाता है। और रिटर्न भी आपको दे देगा तकरीबन 6 करोड़ के करीब। हाँ, रिटर्न आपको ये समझ ले 40% का रिटर्न हो जाता है। सही। अगर आपकी प्रोडक्शन स्किल्स अच्छी है तो 40%। मतलब ये कि इन शॉर्ट अगर आपके पास 5 ड्रामा बनाने की कैपेसिटी है, इतना फंड्स हैं आपके पास, तो आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी पहले की ड्रामे की पेमेंट आएगी, आप दूसरे पे जा चुके हैं, दूसरा आपका ऑनर है, दूसरे की आएगी तो तीसरे पे गए हैं आप, तो इस तरह से आप और वो भी अगर आपका ऑथेंटिक चैनल है जो कि ऑलरेडी पेमेंट कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके सही है, एक तो आपके 3 बहुत बड़े चैनल हैं, ठीक है, वो पेमेंट करते हैं लेकिन उनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं। लेकिन उसके बाद के जो चैनल आ जाते हैं उन लोगों को कुछ पता नहीं होता, वो कर भी देते हैं, वो नहीं भी करते। अच्छा, जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट हेड है या मैनेजर है, प्रोग्रामिंग हेड है, वो लोग होते हैं एग्रीमेंट करने वाले, वो छोड़ के चले जाते हैं आफ्टर 1 ईयर। आप वो कहते हैं यार वो तो एग्रीमेंट उन्होंने किया था, हम तो कंपनी से किया ना। लेकिन बेसिकली तो वो मतलब वही है ना, ताकतवर से आप जीत नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। ऑनर का तो नंबर ही नहीं होता ना आपके पास, कैसे ऑनर को मैसेज करेंगे? वो जो एम्प्लॉय होगा उसी को आप मैसेज करेंगे, फाइनेंस हेड होगा। सर मुझे पता है मेरी भी पेमेंट्स फंसी हुई हैं, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर पता नहीं कहाँ चले गए, वो प्रोडक्शन खत्म हो गई। खैर नहीं, ऐसे ही है। तो भाई ये है सिलसिला, ये सिलसिला है। इस तरह से अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं, इतने पैसे हैं तो आप ड्रामा बनाइए, अदरवाइज ड्रामा सिर्फ एंजॉय कीजिए। ऐस भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे यूट्यूब पे जो अपलोड होते हैं और मिलियंस में माशाल्लाह व्यूज़ हैं, आपको नहीं लगता नाइंसाफ़ी है? नाइंसाफ़ी किस सेंस में कह रहा हूँ, इस पूरे क्लिप को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपका क्या फीडबैक है, ये अपलोड होने चाहिए यूट्यूब पे फ्री में या नहीं होने चाहिए? मेरी जो रिसर्च है, जो मैंने रिसर्च की हुई और जितना मैंने डिजिटल पे रिसर्च की और OTT पे रिसर्च किया, तो पाकिस्तान से ड्रामा, जो हमारे ड्रामे हैं, जो हमारी वेब सीरीज़ हैं, जो हमारे फिल्म्स हैं, वो यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब आपको बहुत कम पैसे देता है। दुनिया में जितनी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब शिफ्ट हो गई OTT प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। आपके इतने बेस्ट ड्रामे हैं, आप उनको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं जाके, और आप ये सोचते नहीं है कि यार इसको हम पिच कर देते हैं किसी अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे। पीनट्स के पीछे भाग रहे हैं, पीनट्स के पीछे भाग रहे हैं। आपके पास वो रिसर्च टीम ही नहीं है जो आपको ये बताए कि भाई आपका ये मिलियंस व्यूज़ का जो ड्रामा है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक OTT पे लगता है, और फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छा बड़ा ड्रामा मेरे पास तुम हो ले लें, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल। मेरे पास तुम होगा पार्ट 2 बना लें आप। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास तुम होगा पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 के लिए आप एक नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करें पाकिस्तान से, नया कोई भी नाम हो सकता है, और उस पर अनाउंस कर देंगे मेरे पास तुम हो 2 आ रहा है। सही है। 1 लाख लोग देखेंगे, एक एटलीस्ट कम से कम 1 लाख लोग देखेंगे। 1 मिलियन देखते तो 1 लाख 1 मिलियन देखते तो मैं 1 लाख लोग देखेंगे, और उसकी फीस रख लें $2 पर मंथ। 5 से 6 महीने वो ड्रामा अगर आप लगा लें और 1 लाख लोग अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं तो $2 लाख पर मंथ बनता है। ठीक है, तो ये इतना यूट्यूब नहीं देगा। बेसिक कैलकुलेशन बताइए इन्होंने, बड़ी बेसिक कैलकुलेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ यूट्यूब के हवाले से, बहुत प्यारी बात की है आपने, अगर लोग समझ जाएं वाकई में। एक एवरेज में बताता हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल से एक एपिसोड मंथ की $10,000 बना के दे रही है, ठीक है ना, 30 से 35 लाख रुपए निकाल के दे रही है, और आपकी एपिसोड बनी है तकरीबन 10 लाख में, 15 लाख में, तो आपको डबल रिटर्न तो मिल रहा है। फिर टीवी पे चलने का अलग है एड्स का, तो तकरीबन मिला के एक एपिसोड आपको 30 लाख रुपए रिटर्न दे रही है 15 लाख में जो बनी है, ठीक है ना। और आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है।
इसका पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल छोटी सी एक रफ कैलकुलेशन की उसमें आप देख सकते हैं कि यार कितना वो बन गया। फिर इसमें ये भी है ना कि अगर आप यूट्यूब पे डाल देते हैं तो उसके बाद ये तो मैं एक OTT की बात कर रहा हूँ, फिर रीरन राइट्स आप सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर आप डिफरेंट लैंग्वेज में बना के किसी और OTT प्लेटफॉर्म को सेल कर सकते हैं। तो इस तरह का कंटेंट आप अपने हम पड़ोसी मुल्क को देख लेते हैं। ALT बालाजी है OTT प्लेटफॉर्म, एक प्रोड्यूसर है वो। उस प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्शन हाउस को उठा के अपग्रेड करके एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया, ALT बालाजी, ऑल्ट बालाजी। उससे वो ड्रामे प्रोड्यूस करती हैं, वो चैनल को अलग सेल करती हैं, जी को वो अपने ही OTT पे लगा देती हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडोनेशिया और मलेशिया में, ये रिसर्च है। और उन्होंने इंडोनेशिया मलेशिया की लैंग्वेज में डब करके वहाँ चला देती हैं और वहाँ मार्केट कर देती हैं अपना ड्रामा, राइट। वहाँ से वो पैसे कमा रही है। टर्किश ड्रामे हम लोग जैसे टर्किश ड्रामे हम लोग देखते हैं, इसी तरह हम अपने ड्रामे भी चला सकते हैं। एक प्रोडक्ट से हम मल्टीपल जूस निकाल सकते हैं। और हमारे वाले हो रहे नहीं भाई हमारा यूट्यूब चैनल खड़ा हो जाए। हमारे वालों का सिर्फ ये है कि एक तो रेटिंग आ गई हमारी टीवी की, और जो एड्स आ रहे हैं उससे पैसा कमा लिया। फिर अब क्या बचा, यूट्यूब, चलो यूट्यूब पे डाल दो, आगे का सोचना ही नहीं है। फिर जब अच्छा, अब ये तो आपका सिर्फ एक ड्रामा हो गया ना। अगर आपके कंट्री में 4 से 5 OTT प्लेटफॉर्म आ जाते हैं अच्छे, तो आपकी पूरी इंडस्ट्री बिजी हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ 4 से 5 ना है, एक आए, एक बड़ा आ जाए। क्योंकि देखो यार 4 से 5 अलग अलग सब्सक्रिप्शन लो वो मुश्किल है महंगाई में, ऐसा ही है। बट एक हो, उस पर सब करो, एग्री करो यार। मतलब हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है ना भाई, एग्री करो, सबका पार्टनरशिप हो, सारी चीज़ें हो, एक नेशनल लेवल पे या हो जाए हमारी गवर्नमेंट लेवल पे, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखें मैं आपको बताऊँ ना, सब्सक्रिप्शन कोई भी ले लेगा। ये जो स्टार कास्ट के हमारे ड्रामे जितने हिट होते हैं ना, इसके लिए हमारी सारी आवाम देखने के लिए $1 देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सही, $1/2 चलो, आप $1 ना लगाएं, 100-200 रुपीज़ पाकिस्तानी लगाते हैं, आपको 1-2 साल के बाद वो देखे ही जाएगा। भाई मैं एवरेज बात करूँ, 6 मिलियन की अगर डिजिटल की व्यूअरशिप है तो 6 मिलियन में से अगर 1 मिलियन भी सब्सक्राइब कर लेते हैं और $1 भी फीस रखते हैं हम, तो आप खुद देख लें वो। और फिर दूसरी बात है, आपके पास राइट्स है ना पूरे। यूट्यूब पे डालने के बाद तो आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है ना, आप कहाँ उसको बेचेंगे? आपने उस पर अपलोड किया हुआ है, तो वो फिर आपकी इंटरनेशनल मार्केट अलग है। आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है $1, वो तो आराम से देंगे। और वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि वही OTT प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा भी एक और, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ इंटरनेशनल जो बाहर से किसी क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं उनको तो $10 लगानी चाहिए, उनके लिए कोई मसला नहीं है। चल सीन है तो पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए सस्ती, क्योंकि मुल्क है पाकिस्तान के लिए सस्ती होनी चाहिए। फिर अवेयरनेस के लिए भी आप सस्ता करते हैं, तो इंडिया ने अवेयरनेस के लिए बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म, वहाँ की ही जो लोकल प्लेटफॉर्म आ गए, डिफरेंट लैंग्वेजेस के प्लेटफॉर्म तो आ गए। उनके जितनी भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म बना लिए हैं। तो जैसे हमारी पंजाबी फिल्म्स का एक पूरा, पंजाब का एक पूरा वो है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल पंजाबी लैंग्वेज में एक प्लेटफॉर्म आ गया, उसमें सिर्फ पंजाबी फिल्म और पंजाबी ड्रामे चल रहे हैं। तो इस तरह इंडिया ने हर जगह के अपने डिफरेंट लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं और वो सब चल रहे हैं। उन लोगों से पैसा आ रहा है और वो अपने जो कंटेंट, स्मार्ट लोग हैं यार, वो लोग बड़ा प्लान करके चलते हैं। फिर आप ये देखें ना, उनकी फिल्म इंडस्ट्री अब जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स बन रही हैं, यहाँ तक कि आप शाहरुख खान या सलमान की फिल्म उठा लें, वो लोग पहले डील हो जाती है OTT ने इतने पैसे दे दिए क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही रिसर्च करके रखी हुई। दुनिया से टीवी खत्म हो गया, हमारा टीवी अभी तक जिंदा है क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि बस टीवी से इतना पैसा आ गया, ये कैलकुलेशन है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, एक कंफर्ट जोन बन गया। यार देखिए बात वही है ना, टीवी पे भी अच्छे काम होते हैं बाहर मुल्क में, ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल होते हैं, लेकिन बात वही है ना कि करने वाले तो लॉबी सिस्टम तो ख़त्म हो। खैर इस पर कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। नहीं, फिर ये कि क्रिएटिविटी, जैसे मतलब टीवी बाहर है, लेकिन जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म आए हैं ना, तो आपकी मैक्सिमम सीरीज़ की जो रेटिंग है ना, वो नेटफ्लिक्स की है या अमेज़ॉन की है या हॉटस्टार डिज्नी की है, HBO की है, अब तो एप्पल ने भी लेकर आ गए हैं। तो वो लोग ज़्यादा वहाँ, अब जो आपकी नई जनरेशन है वो सब वही फॉलो करती है। आने वाले 5 to 6 ईयर्स में आपकी मैक्सिमम जो नई जनरेशन जो बड़ी होगी, जो यूनिवर्सिटीज़ में लड़के पढ़ रहे हैं, वो लोग तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। उनको तो फिर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम स्टार मेकर्स नहीं है। हमारा कोई स्टार UAE जाता है, टर्की जाता है, अमेरिका जाता है, उसकी एयरपोर्ट के ऊपर वो आपकी फॉलोइंग नहीं होती जितनी एक हमारे दूसरे स्टार्स की होती है। उसका रीज़न क्या है? हम स्टार्स मेकर्स ही नहीं है, हमारा मीडिया बनाता ही नहीं है स्टार। हमारा मीडिया, अगर हमारा बड़ा स्टार है कोई और अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो उसकी इंसल्ट करने में ज़्यादा लगेगा बजाय इसके कि उसको ये बताए कि स्टार है, इसकी रिस्पेक्ट की जाए या इससे ऐसे सवाल किए जाएँ। या मीडिया में न्यूज़ में हमारी किसी स्टार की कोई न्यूज़ नहीं आती। इंडिया आप देख लें, एक स्टार सिर्फ अपने किसी, सलमान अगर शाहरुख के घर जाता है तो उसकी वहाँ पूरे पीछे खड़े होते हैं मीडिया वाले, वो स्टार मेकर्स हैं वो। हम लोग स्टार मेकर्स नहीं है, हमारा मीडिया बड़ा नेगेटिव में जाता है कि यार कोई ऐसे क्वेश्चन करेंगे, हसद वाला सीन ज़्यादा लगता है, हसद वाला सीन ज़्यादा है। फिर ये है कि यार ये इतना बड़ा
कैसे हमारे जो एंकर जो सवाल वो पूछते हैं हमारे सहाफ़ी, वो वाले सवाल पूछते हैं कि ये कितना बड़ा है यार, इतना बड़ा कौन है यार, हम क्यों इसको, लेकिन वो उनको ये समझना चाहिए कि हमारा स्टार है, इसको रिस्पेक्ट दी जाए और इसको प्रोफेशनलिज्म नहीं है यार, प्रोफेशनलिज्म भाई कहीं पे भी नहीं देखा। न्यूज़ के अंदर भी हमारा ऐसा ही है प्रॉब्लम। एक अगर हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है फॉर एग्जांपल, और अगर वो एक चैनल की फिल्म है, दूसरा चैनल उसको प्रमोट नहीं करेगा, तीसरा प्रमोट नहीं करेगा। अगर वो सब चैनल प्रमोट करें, और अगर फॉर एग्जाम्पल चलो सब ना करें, 2 या 3 चैनल न्यूज़ वाले जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है वो प्रमोट करें, और फिर आपका इन्फ्लुएंसर पैसे लेके करता है मैक्सिमम काम सारा, जो PR कंपनीज है, तो वो अगर उसको जो है वो उसकी बेस पे करे कि यार ये फिल्म अच्छी है, इसमें चले हम पैसे नहीं लेते, इसको उठाते हैं, इसको बड़ा बनाते हैं, एक नए फिल्म मेकर की। लेकिन नहीं यार अयाज भाई, ये वाली चीज़ आई डोंट थिंक सो इन्फ्लुएंसर वाली पॉसिबल है, क्योंकि देखिए यार इन्फ्लुएंसर भी अगर एक क्रिएटिव काम कर रहा है, वो भी तो अपनी जो है ना एक वो चीज़ लेके चल रहा है ना, लेगेसी, तो उसका भी तो बिजनेस है ये। और देखिए मैं समझता हूँ हाँ, इसमें ये होना चाहिए कि बेनिफिट बराबरी से होना चाहिए, कि अगर एक कंपनी आपने कोई फिल्म बनाई है तो उसको प्रमोट करने के लिए आपने मार्केटिंग का बजट तो रखना चाहिए ना, रखने से मतलब होता है, लेकिन वो उन जगहों पे देना है जो अपने सगे हैं, मतलब बाकी जो दूसरे हैं ना उनसे फ़ायदा तो ले लें, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पे कर पाते हैं। जैसे मैंने काम किया था उनके साथ काम किया था हमने, क्या नाम था उनका, मोहिब मिर्ज़ा के साथ, तो उनके साथ बड़ी अच्छी टर्म्स के अंदर काम किया, उन्होंने पैसे भी पे किया, उन्होंने जो है क्या कहते हैं वो एक होते हैं ना क्रिएटिव फ्रीडम भी दिया। फिर सबसे बड़ी बात, जब शूट पे हम थे तो वो हमारे साथ हमारे ही लेवल पे आके मतलब उन्होंने चिल सीन, क्योंकि उसको पता है यार मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, मतलब मेरी प्रोडक्ट को उठाने के लिए कर रहे हैं, तो ये वाली सपोर्ट मुझे हर जगह नहीं मिलती। ये असल में देखें, ये अगर एक नया फिल्म मेकर आता है ना, जिसके पास पैसा ही नहीं बेचारा फिल्म बनाने, जिसने अपने कुछ पैसे जमा करके फिल्म बना ली है, एक दो लोगों ने बनाई है, तो वो जो हमारे जितने भी ये सोशल मीडिया पे जो मतलब जो कि प्रमोट करते हैं फिल्म, वो वहाँ से कुछ लोग, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, जिसमें वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं यार चलो ठीक है। लेकिन जो अगर बड़ा स्टार कोई कर रहा है, कोई बड़ा जिसमें फहद भाई हो गए या हुमायूं भाई हो गए, ये लोग फिल्म बना रहे हैं, तो उससे वो इतने पैसे नहीं मांगेंगे, उनको पता है यार दोस्ती है, तो वो लेवल होना चाहिए कि एक नया फिल्म मेकर का भी वो लेवल होना चाहिए, बल्कि सपोर्ट किया जाए एक नए ऐसे फिल्म मेकर को जिसका पैसा नहीं है उसकी फिल्म उठाने के लिए। नहीं, इवन कि मैंने भी हमेशा जब भी कराची वाइन्स का कोई भी प्रपोजल जाता है ना कहीं पे भी, तो मैंने उनको यही कहा है कि यार देखें जो फिल्म से रिलेटेड काम है ना, हम वो आधे पैसों में भी कर देंगे, वो शौक हमारा एक अलग है, दूसरा उसके अंदर बस हमें क्रिएटिव फ्रीडम तो दो यार, हमें लिबर्टी तो दो काम करने की, हमें ये तो बताओ कि यार आर्टिस्ट अगर हम किसी को ले रहे हैं तो उस आर्टिस्ट को ये तो बताओ कि यार हमारे लेवल पे आके काम करना पड़ेगा ना तुम्हें, हम तो नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे, तो उसमें फिर ये नखरे नहीं होने चाहिए, तो ये वाला थोड़ा सा मसला होता है। फिर सबकी कोशिश होती है फ्री में काम करना, तो यार फ्री में तो कुछ नहीं होता यार, फ्री में कुछ नहीं होता, ये है। तो बहरहाल थैंक यू सो मच अयाज भाई, बड़ा मज़ा आया यार, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे। इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे और कहानियाँ सुनेंगे कुछ आर्टिस्टों की मज़ीद कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे। तो भाई आई होप कि आपने भी आज की इस कॉन्वर्जेशन में से कुछ ना कुछ काम की बातें सीखी हों या जानी हों एटलीस्ट। तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, इस तरह की एपिसोड मज़ीद आती रहेंगी, और आप लोग किस किस तरह के गेस्ट को देखना चाहते हैं, किन किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं, वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी चैनल के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर सारी डिटेल्स हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और खुश रहेंगे।